मैं एक नर्स थी। एक दिन मैं गांव में आई और वहां अपना क्लिनिक खोलकर बैठ गई। वहां के अनपढ़ लोग मुझे डॉक्टर समझने लगे। मैं बहुत खुश हुई। अब मैं पैसों के लालच में चोरी छिपे औरतों के अबॉर्शन भी करने लगी। एक दिन मुझे एक आदमी से प्यार हो गया, पर वो शादीशुदा था। फिर मैंने एक प्लान बनाकर उसकी पत्नी को ऐसा इंजेक्शन लगाया कि वो बांझ हो गई। यूं मैंने उस आदमी से शादी कर ली। मगर शादी की रात यह देखकर मेरे पांव तले से ज़मीन निकल गई कि वह तो मेरा नाम नैना है। मेरी उम्र 20 साल है। मेरी माँ एक सरकारी हॉस्पिटल में दाई थी। माँ ने एक एक रुपए जोड़कर मेरी पढ़ाई करवाई। किसी तरह पढ़ लिख कर मैं भी एक नर्स बन गई। मगर मेरा ख्वाब था डॉक्टर बनना। लेकिन हम गरीब लोग सिर्फ बड़े बड़े ख्वाब ही देख सकते हैं, पूरे नहीं कर सकते। लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश थी। इसीलिए जब मैं डॉक्टर के साथ खड़े होकर काम करवा रही होती तो मैं देखती कि वो सारे काम कैसे कर रही है। तो मुझे भी सारे काम आते थे। लेकिन नर्स होने की हैसियत से मैं वो काम कर नहीं सकती थी। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का भी था जो कहता था कि उसे मुझसे मोहब्बत है। हम सारा दिन फ़ोन पर बात करते थे। उसके खर्चे भी मैं ही उठाया करती थी। कभी उसको बैलेंस के लिए पैसे चाहिए तो कभी वो कोई कपड़ा पसंद करके मुझे उसकी तस्वीर भेज देता और कहता कि मेरे लिए यह खरीद लो। मैं उससे मोहब्बत करती थी, इसीलिए सब कुछ बर्दाश्त करती रही। मेरी माँ मुझे समझाया करती थी कि यह लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है, तू इससे अपनी जान छुड़ा ले। लेकिन इस बात पर मैं अपनी माँ से झगड़ जाती थी। एक बार मेरी माँ बहुत बीमार हुई और 15 दिन की बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई। मैंने उस लड़के को 15 दिन बाद कॉल किया और कहा कि मेरी माँ तो इस दुनिया से चली गई है, अब मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ऐसा करो, तुम मुझसे शादी कर लो। यह सुन वो ऐसे पलट गया अपनी बात से जैसे उसने यह बात कभी की ही ना हो। फिर मुझे पता चला कि उसकी सगाई तो उसकी मम्मी की सहेली की बेटी से हो चुकी थी। दिल तो मेरा बहुत दुखा था। दिल तो किया कि उसे खरी खोटी सुना दूं, पर मेरी किस्मत खराब थी, इसीलिए कुछ ना बोल पाई। और अब मुझे इस शहर में रहकर क्या करना था। घर मेरा किराए का था। माँ इस दुनिया से चली गई थी और जिस लड़के से मोहब्बत करती थी उसने भी मुझे धोखा दे दिया। तो मैं गांव में चली गई जहां मेरी माँ के दूर के रिश्तेदार रहते थे। वह गांव बहुत छोटा सा था और वहां पर कोई स्कूल भी नहीं था। वहां के ज़्यादातर लोग अनपढ़ गंवार थे। यह मेरा आखिरी मौका था। मेरे पास जो जमा पूंजी थी मैंने वो क्लिनिक को बनाने में लगा दी। 1 हफ्ता हो गया था, मेरे पास कोई भी मरीज नहीं आया। मुझे लगा यहाँ मेरा काम चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर एक रात मैं जब अपनी दुकान बंद करके वहाँ से जाने लगी तो एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी मेरे पास आए। उन्होंने खुद को काली चादर में लपेटा हुआ था। बहुत घबराई हुई लग रही थी। वो बूढ़ी औरत मेरी तरफ लपकी और कहने लगी, डॉक्टर साहिबा, भगवान के लिए हमारी मदद करें, हम बहुत बड़ी मुश्किल में हैं। इससे पहले कि मैं उनको ये बताती कि मैं डॉक्टर नहीं नर्स हूँ, वो बूढ़ी औरत कि इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, जाने किसके साथ इसने मुंह काला किया है। ये मेरी सबसे छोटी बेटी है। 3 महीने बाद इसकी शादी है, जबकि इसको 3 महीने की प्रेगनेंसी है। मेहरबानी कर हमारी मदद करें। मैंने उस लड़की की तरफ देखा तो मैं हैरान रह गई। वो लड़की मुश्किल से 14-15 साल की होगी और शक्ल से तो ऐसी लगती थी जैसे इसने कभी मक्खी भी ना मारी हो। वो सर झुकाए खड़ी थी और ऐसा लग रहा था कि यहाँ आने से पहले इसकी माँ ने इसे खूब मारा था। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान साफ नजर आ रहे थे और उसके बाल भी बिखरे हुए थे। लेकिन वो चुपचाप खामोश थी, क्योंकि जाहिर है उसने गलती की थी। इसका बच्चा गिरा दें ताकि हमारी इज्जत बच जाए। अभी मैं ये कहने ही वाली थी कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ और यह काम नहीं कर सकती कि उस औरत ने कहा कि मैं आपको यह काम करने की मुंह मांगी कीमत अदा करने को तैयार हूँ। अब भला पैसे किसे बुरे लगते हैं, मुझे भी बुरे नहीं लगे और मैं यह काम करने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि मुझे यह काम आता तो था ही। और अगर वो मुझे डॉक्टर साहिबा समझ रही थी तो मैंने भी यही कहा कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ, जबकि मैं जानती थी कि शहर की कोई भी डॉक्टर इस तरह का नाजायज काम नहीं करती, और करती भी तो उसके बहुत ज़्यादा पैसे लेती थी। लेकिन मैंने आज तक जितनी भी डॉक्टर के साथ काम किया
उन्होंने कभी ऐसा नाजायज काम नहीं किया था, लेकिन अब मैं मजबूर थी। मैंने उनका काम कर दिया और उन्होंने मुझे बहुत सारे पैसे दे दिए। ये भी कहा कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। मैंने कहा कि ऐसा ही होगा और मुझे दुआएं देती हुई वो वहाँ से चली गई। इसके बाद मैं उस गांव में डॉक्टर साहिबा से मशहूर हो गई और मेरे पास गांव की औरतें अपनी बीमारी लेकर आने लगी। मैंने भी इस बात का फ़ायदा उठाया और मैं रोज़ 20 से 30 मरीज चेक करने लगी। मेरे पास पैसा इकट्ठा हुआ तो मैंने ऑपरेशन का सामान भी खरीद लिया और क्लिनिक को भी अच्छा बना लिया। अब यह बात वहाँ पूरी तरह मशहूर हो गई कि शहर से एक लेडी डॉक्टर आई हुई हैं जो बहुत अच्छा इलाज करती हैं। फिर तो मेरे पास ऐसी औरतों की भीड़ आने लगी। मैं नाजायज़ केस भी कर देती थी। यूँ काम तो मेरा अच्छा चल पड़ा था। फिर एक दिन मेरे पास एक शादीशुदा जोड़ा आया। उस आदमी ने अपना नाम नितिन बताया और अपनी पत्नी का नाम राम्या। उसका कहना था कि मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है। मैंने उसकी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि हमारी शादी को 1 साल हो गया है, लेकिन मैं अभी तक पेट से नहीं हुई। मैं उसकी बीवी को चेक करने के लिए पीछे वाले कमरे में ले गई, जबकि नितिन बाहर टेबल पर बैठा था। उसको देखते ही मेरे दिल में हलचल सी हुई और मेरा दिल उस आदमी पर आ गया। पहली बार मुझे कोई पुरुष इतना पसंद आया कि मैं उसे देखते ही उसकी दीवानी हो गई। उसका कहना था कि शायद उसकी पत्नी में कोई कमी है, तभी तो 1 साल से वो पेट से नहीं हुई। लेकिन मैंने जब उस औरत को चेक किया तो ऐसी कोई बात नहीं थी। वो बिल्कुल ठीक थी, पर शायद अभी कुदरती तौर पर इस मामले में देर हो रही थी, क्योंकि हर एक जान का इस दुनिया में आने का एक तय वक्त होता है। शायद उनके लिए अभी वो वक्त नहीं आया था। मैंने ये बात उसके पति को नहीं बताई। मैंने दवाएं लिख दी और 1 हफ्ते बाद दोबारा आने का कह भी दिया, ताकि मैं इस आदमी को दोबारा देख सकूं। रात को मैं उस आदमी के बारे में सोचती रही। उसका चेहरा, उसका हुलिया, उसकी आवाज़ मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैं शैतानी प्लान बना चुकी थी। मैं उस आदमी को हासिल करना चाहती थी। 1 हफ्ते के बाद वो अपनी पत्नी को दोबारा लेकर आया और मैंने उसकी पत्नी को एक ऐसी दवाई दी जो मुझे उसे नहीं देनी चाहिए थी। उसकी पत्नी मुझे बहुत डरी सहमी लगती थी, बस मतलब की बातें बताती थी, वो भी डरते हुए। मेरे लिए वो बहुत आसान शिकार थी। मैंने उसकी बीवी को अंदर ही बैठने को कहा और बाहर आकर उसके पति को यह झूठ बोल दिया कि देखें, आपकी बीवी कभी भी मां नहीं बन सकती। वैसे तो वो आदमी इतना बेवकूफ़ था कि उसे इस बात का शक नहीं होना था, लेकिन फिर भी मैंने उसकी बीवी को ऐसी दवाइयाँ दे दी कि वो मां न बन सके। नितिन तो अपना सर पकड़ कर बैठ गया। उसने मुझसे बार बार पूछा कि क्या कोई इलाज नहीं है, तो मैंने कहा, हाँ जी, कोई इलाज नहीं है। जबकि ऐसे मामले में कोई ना कोई इलाज तो ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर मैं झूठ बोल रही थी। नितिन ने परेशानी में आकर मुझे ये बात बता दी कि मेरी माँ बीमार है और अपने पोते का मुंह देखना चाहती है और ये औरत मुझे औलाद नहीं दे सकती। अब मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने फौरन कहा, आप दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेते? तो कहने लगा कि दूसरी शादी करना कौन सा आसान काम है। मैंने उसके हाथ में दवाई की पर्ची पकड़ाई और उस पर्ची पर अपना नंबर लिख दिया। उसने पर्ची देखकर एक नज़र मेरी तरफ देखा। पर्ची अपनी जेब में डालने के बाद अपनी बीवी को गुस्से से बोला, चलो। कुछ देर बाद मुझे नितिन की कॉल आ गई और बात यहीं से शुरू हुई कि आपने मुझे अपना नंबर क्यों दिया। मैंने बिना देर किए उसे अपनी बातों के जाल में फांस लिया और कहा कि आप मुझे देखने में बहुत अच्छे लगे। मैंने उसे यह भी कहा कि तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हें आसानी से रिश्ता नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें पसंद कर बैठी हूँ, इसीलिए मैं तुमसे शादी कर लूँगी और तुम्हें औलाद की खुशी भी मिल जाएगी। इस तरह रोज़ हमारी बातें होने लगी और हम एक दूसरे के करीब आने लगे। अब हम एक दूसरे से दिन में कई दफ़ा बातें करते। एक दिन नितिन ने मुझसे कहा कि मैं तुमसे शादी तो कर लूँगा, लेकिन इससे पहले उस लड़की को तलाक दे दूँ और हम इसी हफ्ते में शादी करेंगे। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई और 1 हफ्ते में ही हमारी शादी भी हो गई। हमारी शादी में बस नितिन की माँ और कुछ एक लोग ही मौजूद थे। मैं बहुत खुश थी कि मैं नितिन की बीवी बन गई और मैंने चालाकी से जो चाहा वो हासिल कर लिया। मैं दुल्हन बनी अपने कमरे में बैठी हुई थी।
जब नितिन कमरे में आया तो बहुत हसीन लग रहा था और मैं भी किसी से कम नहीं थी। उसने मेरे हाथ पर 5,000 रुपये रखे जो मेरी मुंह दिखाई थी और फिर उसने कुछ ऐसा किया कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसने मुझे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा और कहने लगा, अगर घर में अपनी औकात में रहेगी तो खुश रहेगी। इस घर में जो होगा मेरे हिसाब से होगा। मैं हैरान परेशान कि आखिर नितिन कैसी जुबान इस्तेमाल कर रहा था और मुझसे कैसी बातें कह रहा था। मैं अभी एक दिन की ही दुल्हन थी। कुछ ही दिन में मुझे ये समझ आ गया कि नितिन कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक दिमागी मरीज है जिसको औरतों पर जुल्म करके खुशी मिलती है। वो लड़की दरअसल अपनी जान छुड़ा गई और मैं इस पागल के चंगुल में फंस गई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। दिन इसी तरह गुजरने लगे। नितिन के साथ मेरी जिंदगी बहुत बुरी गुजर रही थी। कहने को तो मैं भी बहुत बहादुर थी, लेकिन उसके सामने मेरी जुबान जैसे ही चलती तो वो मारपीट शुरू कर देता। उसकी माँ भी इस मामले में कुछ ना बोलती थी। दिन गुजरने लगे और मैं भी पेट से नहीं हो रही थी। नितिन ने मुझे बहुत मारा और कहा कि 1 साल का अरसा गुजर गया, तूने खुशखबरी क्यों नहीं सुनाई। एक दिन मैं अपने क्लिनिक पर बैठी थी कि मैंने नितिन की पहली पत्नी राम्या को देखा जो वहाँ से गुजर रही थी। वो अंदर आ गई। इसे देख मैं हैरान रह गई। उसकी गोद में एक प्यारी सी बेटी थी। वह कहने लगी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे उस हैवान से बचाया। उसने बेशक तंज में ही कहा था, लेकिन यही सच था। वह कहने लगी कि मैं खुद से कभी भी नितिन से तलाक नहीं ले सकती थी और वो कभी भी मुझे तलाक ना देता, लेकिन तुमने हमारे बीच में आकर मुझे बचा लिया। मैं लाचार भी बन गई और एक लड़के से मेरी शादी भी हो गई। अब भगवान ने मुझे प्यारी सी बेटी दी है और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है। तुम्हारे लिए मैं दुआ करूँगी क्योंकि जानती हूँ कि तुम्हें दुआओं की सख्त ज़रूरत है। वो चली गई और मैं फूट फूट कर रोने लगी। अब मेरे पास और कोई चारा ना था। मैं क्या करती? उस शख्स के साथ रहना मजबूरी थी मेरी। मैं कैसे उसकी चंगुल से निकलती? मेरा कोई अपना भी नहीं था जो मेरा साथ देता। नितिन रोज मेरा फ़ोन भी चेक करता और मुझे छोड़ने भी खुद आता। उसने मेरे क्लिनिक के साथ बनी किराने की दुकान वाले आदमी को कुछ पैसे भी दिए ताकि वो मुझ पर नज़र रख सके। एक दिन एक आदमी पुलिस को लेकर मेरे क्लिनिक में दाखिल हुआ। उसका कहना था कि मैंने उसका बच्चा गिराया है जो कि एक लड़की के पेट में था। मुझे पुलिस ने पकड़ लिया और शहर की जेल में ले गए। मैंने भी अपना जुल्म कबूल कर लिया। सबको पता चल गया कि मैं डॉक्टर नहीं बल्कि एक नर्स थी। नितिन भी यह बात नहीं जानता था। जब उसे यह बात पता चली तो वह भी हैरान रह गया। उसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी और वो यह बात मशहूर नहीं करवाना चाहता था कि उसकी बीवी एक धोखेबाज थी जो कि अब जेल में है क्योंकि मुझ पर 420 का केस करवाया गया था जिसकी जमानत जल्दी होने वाली नहीं थी। नितिन ने मुझे पुलिस स्टेशन में ही तलाक दे दिया और मुझे सजा हो गई। सजा काट जेल से निकलने के बाद मैं वापस अपने शहर चली आई और उसी हॉस्पिटल में नौकरी करने लगी जहां पहले नौकरी करती थी। अब मैंने अपनी शिफ्ट नर्सरी में लगवाई। बच्चों की नर्सरी में कोई भी काम करने के लिए हामी नहीं भरता क्योंकि वहाँ सारा दिन सारी रात जागना पड़ता था। बच्चे बहुत रोते रहते, कभी किसी को दूध पिलाना तो कभी किसी को साफ सुथरा का ख्याल रखना। पर मैंने अपनी शिफ्ट यहीं लगवाई थी क्योंकि मैं उन बच्चों के साथ वक्त गुजार कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना चाहती थी। मेरी वजह से जाने कितने बच्चे इस दुनिया में आने से रह गए थे। आज इस बात को 8 साल हो गए हैं। अब मैं एक बिल्कुल बदली हुई इंसान हूँ और बच्चों के साथ सारा दिन गुजारते हुए उनका ख्याल रखती हूँ। पता नहीं मुझे किसकी दुआओं ने बचा लिया कि मेरे साथ ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ, जबकि मैं इससे भी ज़्यादा सज़ा की हकदार थी। शायद वह दुआएं मेरी माँ की थी, जिस माँ को मैंने कभी अच्छा नहीं समझा। मैंने अपनी ज़िंदगी की इस घटना से यही सीखा है कि बुरे काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है। धोखा हमेशा धोखा ही रहता है जो एक दिन आपके सामने आ जाता है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं और कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।